हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का अगर आप मोटिवेशनल कोट देखिए तो बहुत ही इसमें शानदार बात बोली गई है रॉबिन शर्मा के द्वारा। इसमें बोला गया है, ऑब्स्टिकल्स आर द कॉस्ट ऑफ ग्रेटनेस। मतलब जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, जो भी आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, तो वही आपको आने वाले टाइम में जब आप उसको ओवरकम करके आगे आते हैं तो वही आपको ग्रेट बनाती है, वही आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो ये ऐसी चीज़ है जो सभी की लाइफ में आती है, सभी की लाइफ में हर्डल्स आती हैं, सभी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती हैं। लेकिन जो लोग इन हर्डल्स को पार करके आगे आते हैं वही लोग ग्रेट कहलाते हैं। तो ये पूरी बात इसमें मोटिवेशनल कोट में बोली जा रही है। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। इस समय वर्ल्ड के अंदर लगभग टोटल अगर आप देखेंगे तो 1,84,42,382 कोरोना वायरस पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अच्छी खबर ये है कि 1,16,72,615 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं और 6,97,175 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक। अगर टॉप की अगर हम कंट्रीज़ देखें तो सबसे ऊपर है यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और पाँचवें पे साउथ अफ्रीका। इंडिया के लिए बुरी खबर आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया में लगभग अब 55 से 60 हज़ार के बीच में रोज़ केसेस आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है भारत सरकार के लिए और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इंडिया में तो कोरोना के इस समय टोटल 18,55,331 केस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 12 लाख लोग पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं और लगभग 38,971 लोग कोरोना की वजह से इंडिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका आप आइडिया रख सकते हैं। चलता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एडिटोरियल में बात की जा रही है सी लेवल राइज की। देखिए, ये मेंस GS3 इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप देखेंगे इसमें जो रिपोर्ट्स अभी आई, इसमें ये बोला गया है कि जो कोस्टल फ्लडिंग है, जो कि आप देखेंगे जो बीचेस होती हैं हमारे देश में, जो बीच हैं, ये बीचेस वाला एरिया जो होता है, इसे बोला गया है कि ये इसमें डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ सकते हैं ह्यूमन लाइफ में। मतलब बहुत सारे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो बीचेस के किनारे किनारे किया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं अच्छे व्यू के लिए, तो वो सारे जो अपार्टमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो अपार्टमेंट्स में पानी का अगर आ जाएगा तो वो पूरी जो सोसाइटी है वो डिमोलिश हो जाएगी। ऐसा बोला जा रहा है कि 2100 तक ये सारे वल्नरेबल कंडीशंस में पहुंच जाएंगे। साथ में अगर आप देखेंगे जो इस स्टडी में फाइंडिंग्स की गई उसमें बोला गया कि ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो अभी ज़्यादा एक्सपोज्ड है वो कोस्टल फ्लडिंग के लिए, और इसमें अभी जो लगभग 128 से 171 मिलियन जो अभी ये नंबर है कि कोस्टल फ्लडिंग की वजह से ये बढ़ रहा है, यही नंबर अब बढ़ के 176 से 287 मिलियन पहुंच जाएगा बाय द टाइम 2100 हम पहुंचेंगे। और लगभग ये 12 से 20% ऑफ GDP ग्लोबल एसेट्स जो होंगे ये अंडर रिस्क होंगे। मतलब बहुत ही एक ह्यूज लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीचेस के अराउंड क्रिएट हुआ है उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचने वाली है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं कोस्टल फ्लडिंग से। क्योंकि आप देखेंगे ये जो समुद्र है, समुद्र जो यहाँ पे है वो उसका जब ये सी लेवल राइज करेगा तो ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो किनारे के एरिया में जो बड़े बड़े जो बनाए गए हैं अपार्टमेंट्स, ये सारे अपार्टमेंट्स में पानी घुस जाएगा। अगर यहाँ पे पानी भर जाएगा तो फिर यहाँ पे रहने कौन आएगा? तो ये सारे लोगों को पीछे आना पड़ेगा रहने। तो जब ये पीछे आएंगे रहने तो ये आप सोचिए कि इतना एरिया जब बर्बाद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक वाइड चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारी बेघर होती हुई नज़र आएगी, जिस वजह से बहुत ही बड़े पैमाने पे नुकसान होता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे जो सी लेवल राइज है उसकी वजह से जो एक क्लाइमेट चेंज है 0.68% ऑफ एरिया जो है जो प्रोन है कोस्टल फ्लडिंग के लिए, और ग्लोबली अगर आप देखेंगे 32% जो एट्रीब्यूटेड एरिया है ये रीजनल जो सी लेवल राइज है इसकी वजह से देखने को मिलेगा। रीजनल जो सी लेवल राइज है ये डिफरेंट है अगर आप देखेंगे नॉर्मल सी लेवल राइज से। नॉर्मल सी लेवल राइज क्या होता है? जब भी आप देखेंगे जिसे बोलते हैं टाइड्स आने की वजह से सी लेवल राइज करता है और रिसीड करता है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जो रीजनल सी लेवल राइज होगा वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसमें जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जब वो ग्लेशियर्स से पानी गल के जब वो ज़्यादा मेल्टिंग होगी तो वो पानी जब
बह के बाहर आएगा तो उससे सी लेवल राइज बढ़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे जो वाटर, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ग्लेशियर्स में एज अ आइस जमा हुआ है, जिस वजह से आप देखेंगे अगर ज़्यादा जिस लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, उस वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिलेगा। आप देखेंगे रीजनल जो सी लेवल राइज है ये कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू ग्लोबल सी लेवल राइज। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है कि जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, और ये जो अभी आप देखेंगे जो बड़े फ्लड्स आते हैं 100 साल में एक बार, वो फिर फ्रीक्वेंटली आते हुए नज़र आएंगे। हर 10 साल में एक सी लेवल राइज की वजह से फ्लड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा। लगभग 0.5 से 0.7% जो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, अब जो ये लैंड एरिया देखेंगे ये एपिसोडिक कोस्टल फ्लड्स बाय 2100 इम्पैक्ट करेगा 2.5 से 4.1% ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब अगर आप 100 में से आप देखें तो 2.5 से 4.1% तक लोग इसकी वजह से बेघर हो जाएंगे, अपनी जो घर है वो गंवा देंगे, और उन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपर स्टेचेस में जाएं रहने के लिए। तो ये बात यहाँ बोली जा रही है। अगर इसके इम्पैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो अभी से ही नज़र आने लगा है। इंडोनेशिया ने अपनी अभी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर ली है जकार्ता से ईस्ट कालीमंटन। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है कि जकार्ता से कहाँ पे नई कैपिटल शिफ्ट हुई है इंडोनेशिया की, सबसे पहले ये। और इसे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसे शिफ्ट किया गया है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, जैसे कि एयर क्वालिटी को लेके, पुअर एयर क्वालिटी, ट्रैफिक कंजेशन, फ्लडिंग की वजह से, ये सारा जो इंडोनेशिया की जगह जो इंडोनेशिया के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जकार्ता को फोर्स कर रहा है कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, मतलब सबसे जल्दी सिकुड़ती हुई सिटी नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे इंडोनेशिया पूरा पानी के मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडोनेशिया को अब जब यहाँ पे सी लेवल राइज कर रहा है तो लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये अंदर की तरफ जाने को ही बोला जा रहा है कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट श्रिंकिंग सिटी। ये आप समझ सकते हैं लगभग 25 सेंटीमीटर जो ज़मीन है वो हर साल जो समुद्र के जो परव्यू में चली जा रही है, मतलब समुद्र के उसमें समुद्र का पानी आया जा रहा है, सी वाटर आया जा रहा है, जिस वजह से लोग मजबूर हो रहे हैं वापस अपनी ऊंची जगहों पे रहने के लिए। जो आईपीसीसी की आप देखेंगे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्पेशल रिपोर्ट में ये प्रोजेक्ट किया गया है कि जो एसएलआर है सी लेवल राइज, ये बहुत ह्यूज इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकता है हैबिटेट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी, बायोडाइवर्सिटी, लेटरल, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं ये यूज़ करे जा रहे हैं अगेंस्ट सी लेवल राइज। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिल रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने अभी कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए, जैसे कि इंडोनेशिया ने किया जायंट सी वॉल, मतलब जो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो हमारा साउथ इंडिया है, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इसके जो बीचेज़ हैं, बीचेज़ में एक बड़ी सी ऊंची सी दीवार खड़ी कर दी जाए तो ये पानी अंदर नहीं आ पाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि, तो ऐसा आप सोचिए कि ये कितना एक सस्टेनेबल है, कितना आसान है होगा। ये बिल्कुल भी मेरी समझ से तो नहीं आसान होने वाला, क्योंकि आप देखिए वाटर का जो फोर्स होता है, जब नेचर अपने पे आता है तो नेचर बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं समझता, और ये सारी दीवार या कोई भी बैरियर आप क्यों ना लगा ले, वो फाड़ के पानी अंदर आ ही जाएगा। तो ये जायंट सी वॉल या जायंट गरुड़ा प्रोटेक्ट, ये सारी चीज़ें अब जो फ्लड्स हैं बड़े फ्यूचर में, इनको बोला जा रहा है कि ये सब करके हमें फ्यूचर फ्लडिंग से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यूरोप में भी मैमथ एक नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम बनाने की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि नीड, आपसे पूछ लेंगे कि नीड अक्सर जो न्यूज़ में रहता है, नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम ये कहाँ पे किस एरिया से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट आंसर आप कोट कर सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड है। नॉर्थ सी को सजेस्ट किया गया है कि नॉर्थ सी में जो यूरोप का अपर पार्ट है, यहाँ पे इसको समुद्र के पानी का जो लेवल है उसको बढ़ने से यहाँ का जो एरिया है पानी के परव्यू में आएगा, इसी को बचाने के लिए ये सारी कवायद करी जा रही है। नीड में आप देखेंगे इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 2 बड़े बड़े डैम, जिसमें लगभग 639 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा एरिया है, वास्ट एरिया है। 639 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है। जैसे आप नॉर्मली अगर देखें यूपी से
दिल्ली के बीच का जो एक डिस्टेंस है, आप इन नॉर्मल देखेंगे एवरेज, तो ये आपको एरिया नज़र आएगा। तो इतने बड़े एरिया में अगर डैम कंस्ट्रक्ट करना होगा तो बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप बीइंग अ यूपीएससी स्टूडेंट, बीइंग अ एनवायरमेंटलिस्ट, बीइंग अ पॉजिटिव थिंकर, आप सोचिए कि अगर यही पैसा अभी से हम क्लाइमेट चेंज के लिए खर्च करें, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी पे खर्च करें, और ये इंश्योर करें कि आने वाले टाइम में हम अपना जो टेम्परेचर है, जो 2 डिग्री से कम का, हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का एक फोकस, एक जो अपना एक गोल सेट करके रखा है, वो ही करके रखेंगे तो हमारा टेम्परेचर राइज़ नहीं करेगा। और जब टेम्परेचर राइज़ नहीं करेगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए यूएस जैसे बड़े बड़े देश, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को एब्रोगेट कर लिया। तो अगर ये बड़े देश ही, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अच्छे से एनवायरनमेंट चेंज के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही सारी बात यहाँ पे बोली जा रही है, सी लेवल राइज। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब मैंने बात क्यों करी। आप इसी से रिलेटेड एक अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि हाउ सी लेवल राइज इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट इन फ्यूचर, व्हाट आर द मेथड्स दैट आर बीइंग अडॉप्टेड टू ओवरकम दिस चेंज। तो ऐसा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन डालना भूल गया जल्दबाजी में थोड़ा सा, अगली नेक्स्ट लेक्चर से मैं ज़रूर डालूँगा। तो अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये जो एक मेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी एक आप देखेंगे, ये एक सब स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। इसमें आप देखेंगे ये एक, इसमें ईज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। जो अर्बन माइग्रेंट्स आप देखेंगे, जो दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से या दूसरे प्रदेशों से जो वापस अपने अपने गाँवों की तरफ आए, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे प्रदेश में, इनके लिए एक प्रॉपर हाउसिंग की व्यवस्था करी जाने की बात की जा रही है। इसमें जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसने लॉन्च किया है इसने लॉन्च किया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसे आप ARHC बोलते हैं, नॉलेज पैक AKP, जिससे कि एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके उन स्टेक होल्डर्स को जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ARHC के बारे में अगर देखेंगे तो ये स्कीम जो है ये 2 मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करी गई है। सबसे पहले मॉडल 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें यूटिलाइज़ करी जाएगी गवर्नमेंट फंडेड वेकेंट हाउसेज। जो गवर्नमेंट के वेकेंट हाउसेज खाली घर पड़े हुए हैं उनको ARHCs में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू PPP और बाय पब्लिक एजेंसीज फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। मतलब जो आप समझ सकते हैं कि जो जैसे नहीं गवर्नमेंट ने बना के घर बना दिए, लेकिन अभी उनमें घर में रहने कोई नहीं आया, तो इनको कन्वर्ट किया जाएगा इन खाली घरों को, जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर्स आए हुए हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं, उनको यहाँ पे रखा जा सके अगले 25 सालों तक। ये जो मॉडल है ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो कन्वर्ट करें अपने जो एग्जिस्टिंग वेकेंट हाउसेज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करें अच्छे से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, और माइग्रेंट लेबर्स को अच्छे से घर प्रोवाइड कराएं। मॉडल 2 में बात करी जा रही है, इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ ARHCs जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनर एंटिटीज़ के द्वारा ओन करी जाएंगी, और इनमें 25 अगले जो आने वाले 25 साल हैं उनको उसमें रहने के लिए एक व्यवस्था प्रोवाइड करी जाएगी माइग्रेंट लेबर्स के लिए। इस मॉडल में आप देखेंगे जो वेकेंट लैंड है, जो ज़मीन खाली पड़ी है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, ट्रेड एसोसिएशंस की, हाउसिंग बोर्ड्स की, PSUs की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, इनके द्वारा जो एक पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि ये जो वेकेंट लैंड है इसको डेवलप किया जा सके। ARHC यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में इंसेंटिव जो है ये प्रपोज किया गया है पब्लिक प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनको, और इसमें कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कंसेशन में फाइनेंस मान लीजिए कोई लोन है, मान लीजिए किसी ज़मीन के लिए आपको लोन लेना है, किसी माइग्रेंट लेबर को लोन देना है, तो उसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए की जगह उसको 50,000 रुपये में ही वो चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंस में कि इसमें लोन जो है, लोन की किस्त कम ली जाएगी, लोन में ब्याज कम लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसे आप PSL बोलते हैं, इसमें एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे इनकम टैक्स GST के तहत। AKP आप ये देखिए, इसमें जो मेन चीज़ें इंक्लूड है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। उसके बाद आप इसकी जो ऑपरेशन गाइडलाइंस है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की अगर आप देखेंगे तो इसमें मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिसे आप बोलते हैं RFP सिलेक्शन कंशनेयर बाय स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ULBs
अंडर मॉडल वन, ये देखिए सारी चीज़ें जो ये सब सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर्स अभी अलग अलग अपने जो कम कर्म भूमि छोड़ के अपनी जो रहने वाली जगह पे आए हैं, उनको कैसे प्रॉपर सुविधा प्रोवाइड करी जा सके, रहने खाने की बेसिक चीज़ें, काम करने का बेसिक जो उनकी जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें। यही सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कि वो अच्छी जगह, एक साफ़ सुथरी जगह रहें, प्रॉपर सैनिटेशन हो, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी हो, सब कुछ हो, उसके साथ ही वो काम कर सके वहाँ पे। इसलिए बेसिकली आप देखेंगे ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी जा रही है, तो आप ये याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब कि आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। अभी आपने देखा हमारे देश में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस नज़र में आया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे नामी गिरामी अभिनेता थे, इनके पिता के द्वारा अभी एफआईआर लॉन्च करी गई है 5 लोगों के ऊपर, कि उन लोगों ने उनके जो बेटे हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, उनको आत्महत्या के लिए उकसाया। तो इन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर का मुकदमा अब मुंबई में चल रहा है। पटना में ये एफआईआर लॉन्च करी गई। तो अब पटना की जो पुलिस है वो मुंबई जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आप देखेंगे जो पटना पुलिस है उसको बिहार पुलिस को वो वहाँ पे जो मुंबई के अंदर वो एक प्रॉपर सुविधा नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। प्रॉपर जो वहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने बोला कि इन्हें क्वारंटीन में भेज दिया जाए। बीएमसी का हालांकि ये मैटर उन्होंने बोला, लेकिन सारी चीज़ें तो पुलिस कमिश्नर के ही हाथ में होती हैं। तो उन्होंने ये जो पटना के जो पुलिस ऑफिसर थे, जो वहाँ के एसपी थे पटना के, उन्होंने उनको क्वारंटीन में 14 दिन भेज दिया गया, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। अबेटमेंट अगर आप देखेंगे किन किन लोगों ने इसमें सुसाइड के लिए प्रपोज किया, मतलब उनको फोर्स किया सुशांत सिंह राजपूत को, तो वो एक अलग इसमें देखने को एंगल मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती और बहुत सारे नाम बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं, जिनके फ्यूचर में बात करेंगे वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे देखिए आईपीसी जो धारा 306 है, ये इसके तहत किसी को भी जो सुसाइड के लिए आप उकसाते हैं तो उसके लिए आपको लगभग इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, या फिर 10 साल तक की जेल, या फिर इसमें आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे एज़ पर आईपीसी 306, किसी भी पर्सन पे जो किसी को सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहा है या फिर उसको उकसा रहा है, तो उसको इम्प्रिजेंट 10 साल तक किया जा सकेगा, 10 साल तक जेल। तो बहुत एक सही प्रोविज़न है ये। जो लोग, आप मान लीजिए कोई किसी को उकसा के कोई जान तो गंवा देता है, अपनी फांसी उसको हो जाती है, फांसी अपनी लगा लेता है, लेकिन उसके बाद जो जिसने उसको ये करने पे मजबूर किया उसका क्या, वो तो पूरी तरीके बच जाता है। तो उसके ऊपर अगर एफआईआर लॉन्च होगी तो वो कहीं ना कहीं वो भी कटघरे में एक तरीके सामने आएगा। उसे अपने करने जो उसने कर्म किया, उसने जो किसी की जान ले ली एक तरीके से इनडायरेक्टली, उसे भी अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरीके आप आईपीसी 108 में आप देखेंगे तो अबेटमेंट जो होता है ये रिफ़र करता है कोई भी पर्सन किसी को भी किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत या फिर किसी एक चाल के तहत किसी तरीके से वो उसको फोर्स कर दे, उसको उकसा दे कि वो ये अपनी ऑफेंस करे, जो फांसी लगा ले, ये सारी चीज़ें, या किसी भी दूसरी तरीके से वो आत्महत्या कर ले। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस है, बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है। इसमें आप देखेंगे इसको अक्सर अलग अलग कोर्ट्स में ट्रायल के लिए देखा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट्स में, जो कि एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो देख लेते हैं कि क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली वो ऑफेंस होता है जिसमें किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कोर्ट के वारंट के। तो आप समझ लिए, जब भी ये वर्ड आए कॉग्निजेबल, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि किसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बाद आप देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस बेसिकली ये होता है जब किसी अक्यूज्ड को, किसी भी जिसने क्राइम किया है उसको बेल दे दी जाती है किसी कोर्ट के अपने डिस्क्रिप्शन, मतलब कोर्ट की अपनी वो जो सोच होती है, अपने जो कोर्ट का डिसीजन होता है इंडिविजुअल, उसके हिसाब से वो उसको बेल प्रोवाइड करी जाती। जबकि ये जो मैटर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि इसे बेल देनी ही देनी है। ये किसी जज के अपने डिस्क्रिप्शन, अपने विवेकाधिकार उसका होता है कि वो किसी को बेल दे या ना दे। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बेसिकली ये होता है कि आप देखेंगे कि बहुत बार कोर्ट के बाहर सेटलमेंट्स हो जाते हैं, जो कि उसके बाद सेटलमेंट होने के बाद वो केस
खारिज हो जाता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। एक बार अगर केस हो गया तो ये कोर्ट में ही सेटलमेंट होगा। इसका आप जो बाहर अगर सेटलमेंट कर लेते हैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रोसीड ऑफ ट्रायल। मतलब जब तक पूरी कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी आप डिसीजन नहीं उसमें कंप्लीट हो सकता है। उसी के साथ आप देखेंगे संगरा बोमिया सिरूनु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, जो कि 1977 में निकल के आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिफ्रेंशिएट किया था कि मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब किसी की हत्या कर देना और किसी को हत्या के लिए उकसा के उसकी हत्या करवा देना, उसमें डिफरेंस होता है। डेथ ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी सुसाइडल डेथ, सबसे पहले जो उसकी हत्या हो वो सुसाइड से हुई हो। उसके बाद आप देखेंगे इंटेंशन ऑफ अक्यूज्ड टू अबेट सच सुसाइड हैज़ टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसने जो भी सुसाइड किया हो वो कोर्ट में प्रूव होना चाहिए। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उसकी आप जो विसरा उसको सेफ रखा जाए, उसके बाद ये चीज़ डिसाइड करी जाए कि हाँ उसने सच में आत्महत्या करी है। उसके बाद इसमें सिर्फ एक्सेप्शन ये रखा गया है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो केस होता है उसमें अगर वाइफ सुसाइड कर लेती है तो उस केस में ये चीज़ एक्सेप्शन माना जाएगा। अगर 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं शादी के और वाइफ ये चीज़ सुसाइड कर लेती है किसी अपने हस्बैंड के ताने सुन के या किसी भी तरीके से वो उसको प्रताड़ित कर रहा है उस वजह से, तो ये वहाँ पे एक्सेप्शनल होता है। इसमें बोला गया है कि दिस हैज़ इंट्रोड्यूस थ्रू अबेटमेंट टू कर्ब राइजिंग केसेस ऑफ डाउरी, ये काम इसीलिए किया गया जिससे कि जो डाउरी के केसेस, जो दहेज मांगने वाले जो केसेस हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये अलग अलग जजमेंट्स हैं ये प्रोसीजर टू डिटरमाइन व्हाट अमाउंट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसमें जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है किस आदमी को किस लेवल पे आप देखेंगे वो उकसा रहा है, किस लेवल पे कि आप आत्महत्या कर लो, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये ऑब्जर्व किया जाएगी कि जो कॉज ऑफ सुसाइड है, जो कारण है हत्या का, उसमें आप देखेंगे जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस या इंस्टिगेशन है या नहीं किसी का जो अलग या दूर जगह रह रहा है। जैसे कोई एक लड़का है या एक लड़की है जो काफ़ी दूरी पे रह रहे हैं, लेकिन कोई लड़की या फिर कोई लड़का एक दूसरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं कि इतना ज़्यादा उसको मजबूर कर रहे हैं किसी भी बात पे कि वो इतना स्ट्रेस में आ जाए कि वो सुसाइड कर ले, तो ये चीज़ सारी एक इस पर डिसीजन लिया जाएगा, प्रॉपर स्टडी करी जाएगी, प्रॉपर एक इंक्वायरी करी जाएगी, उसके बाद इस डिसीजन में पहुंचा जाएगा कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो पीएसबी ट्रिलेमा, ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई अभी एक ट्रिलेमा फेस कर रही है, जिससे कि आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। ट्रिलेमा क्या है, इसमें आप देखेंगे इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव ऑल 3 पॉइंट्स साइमल्टेनियसली बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई इन डीलिंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो इस समय फेस कर रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे डोमिनेंस ऑफ पीएसबी इन बैंकिंग सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जो वहाँ पे उनका जो डोमिनेंस है वो देखने को मिल रहा है। आरबीआई जो है इनकी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डेट जीडीपी जो टारगेट्स है ये मैनेज करती है, तो आरबीआई के पास पावर है उसको रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसके जो पब्लिक डेट टू जीडीपी टारगेट उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एक डोमिनेंस बढ़ रहा है उसकी वजह से बहुत सारी जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें आप देखेंगे ओनली 2 and 3 आर अचीवेबल बट नॉट ऑल 3, मतलब इसमें दो, इसे बोला जा रहा है कि ये जो आरबीआई का है और गवर्नमेंट है इनके द्वारा तो ये चीज़ बोली जा रही है कि ये इसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस ऑफ पीएसबी इन पब्लिक बैंकिंग सेक्टर है ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखते हैं कि ये फीजिबल क्यों नहीं है कि अचीव कर सके ये सारे तीनों जो ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो डोमिनेंस उनका जो है वो कम हो जाए। पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी, मतलब जो लोगों पे उधारी, पब्लिक डेब्ट क्या होता है, जो लोगों ने लोन ले रखा है और जो जीडीपी है उसके बीच का एक जो रेशियो है वो उसके बारे में बात की जा रही है। ये तभी पॉसिबल है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो रेगुलेशन है उनको कम करे, मतलब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इन सब में कमी लाए, जिससे कि इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करती है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा उठा सके और लोगों और जो सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को फ़ायदा पहुँचे। आप देखेंगे ज़्यादातर देखने को मिलता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं कि वो प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स, जिससे कि जो उनका जो एनपीए है वो बढ़े और रिज़र्व बैंक इसको रिलैक्स करें। और उसके बाद आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये अपना डोमिनेंस को मेंटेन रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक आम आदमी तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा आपको एज अ रेवेन्यू, ज़्यादा एज अ टैक्स वापस आएगा, ज़्यादा ब्याज के तौर पर। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बार रेगुलेशंस देती है बैड लोन्स पे, और इसके डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ही एक दुष्प्रभाव दूरगामी परिणाम, खराब परिणाम इफेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग रन पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं हमारे देश में जिस लेवल पे बढ़ रहे हैं उससे हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ रही है। कई बार बोला जाता है कि बैंकों को प्राइवेटाइज करा जाएगा। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी बैंक्स अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा तो बहुत एक आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। लोगों की जॉब्स जो है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर होती हुई नज़र आएंगी, और जो एनपीए हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये सारी कवायद करी जा रही है। आरबीआई ने बोला है कि वो कंटिन्यू करेगी और कि वो अपना जो रेगुलेशन है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रेगुलेट करने का जो तरीका है वो अपने तरीके से ही करती रहेगी। पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी टारगेट्स ये जो है आसानी से अचीव नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। ये बेसिकली आप देखेंगे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो री इन्वेस्ट करे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिससे कि रिकवरीज हो सके बैड लोन्स की। आप देखेंगे बैड लोन्स में किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए लिया बैंक से, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लिया और वो 1 लाख रुपए लेके किसी उसकी कंपनी डूब जाती है, तो जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो किसी को अपनी जो बैंक है उसको रीपे कैसे करेगा। तो ये हो जाता है बैड लोन, ये हो जाता है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी बैंक कोड लगा दीजिए, मतलब 90 दिन का दिवालियापन कानून, इसके तहत आप किसी के भी जो भी उसके जो असेट्स रखे उसने लोन लेने के लिए वो सारे उसको जब्त कर लिए, या फिर इसको और पैसा प्रोवाइड कराइए जिससे कि ये अपना जो ये बिजनेस है टोटल इसे फिर से रिवाइव कर सके और फिर जो बैंक का जो पैसा है इसे रीपे करने के लिए इसे एक मदद मिल सके। तो ये सारी बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। ये बेसिकली आप देखेंगे गवर्नमेंट को, इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट विल बोरो रिकैपिटलाइज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इंक्रीज पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी। तो आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया आपको। हाँ, अब ये देखिए कि कैसे इसे रिजॉल्व की जा सकती है, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स से क्या होगा, जब बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो एक ह्यूज पैसा मिलेगा, बहुत बड़ा चंक पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नमेंट है वो इस पैसे को यूज़ कर सकती है कि वो इन्फ्यूज़ कर सके, इस पैसे को बैंकों के लिए यूज़ कर सके, अपने अलग अलग और दूसरे सोर्सेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, या फिर बैंक्स को ही आगे चल के और अच्छे से एक हेल्प कर पाएगी, जिससे कि एफिशिएंट जो बैंकिंग देखने को मिल सके, अच्छी सर्विसेज देखने को मिल सके, अच्छा से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सरकार बात करती है वो सारी चीज़ें देखने को मिल सके। आप देखेंगे ऐसी ही कई बार चीज़ें करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके, और उन्होंने जैसे कि आपने देखा टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया। तो अब आपको देखेंगे कि बीएसएनएल में पहले बहुत बार अगर जैसे मान लीजिए किसी दिन टेलीफोन की लाइन कट गई तो पूरा दिन कटी रहती थी, कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अब आप देखते हैं 10 मिनट के लिए भी अगर जियो का नेटवर्क डाउन हो गया तो इतनी सारी कंप्लेंट्स लॉन्च होती हैं कि वो जल्दी से ही 1 घंटे के अंदर सब ठीक करके बराबर कर देते हैं। तो वैसी ही बात बोली जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट चीज़ें होती वहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है, उसके बदले क्वालिटी दी जाती है। लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा और नुकसान भी जुड़े हुए हैं कि प्राइवेट में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, आपको प्रॉपर जो सैलरी के सिस्टम है वो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती। बहुत ही कुछ जगह जो कैपेबल है वो तो जल्दी ग्रो कर जाएगा, जो थोड़ा सा कम कैपेबल है वो ग्रोथ उसकी नज़र नहीं आती जल्दी। तो सारी बात है यहाँ पे कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। करेंटली अगर आप देखेंगे शेयर ऑफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ओवरऑल लेंडिंग जो रिड्यूस हो गई है लगभग 75 से 58% के बीच में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होती हैं वो लूज़ कर देती हैं अपना शेयर
और क्रिएट करती हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो आप समझ सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कैसा आंकड़ा चलता है रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। तो दोस्तों ये था टोटल आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर नहीं पसंद आया तो इसको आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आपको चाहिए कि आप मेरे ये जो लेक्चर की स्लाइड्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल आयुष सूत्रा से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।